सभी विद्यार्थीगण सागर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और मैं AK सर साइंस के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। और जो जानकारी कुछ एक दिए हैं पहले, वो हम आपको जीव की उत्पत्ति के विषय में कुछ बताए हैं। और जीव की उत्पत्ति के विषय में जो आपको बताए हैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। उसी में अभी ये जो जीव उत्पत्ति की जो मान्य थ्योरी है, इसका नाम है प्राकृतिकवाद। मॉडर्न थ्योरी है ये। और प्राकृतिकवाद और नेचुरलिस्टिक थ्योरी कहते हैं इसको। थ्योरी प्राकृतिकवाद। इस नेचुरलिस्टिक थ्योरी को एक रूस का वैज्ञानिक था, उसका नाम था A.I. ओपरिन। A.I. ओपरिन। A.I. ओपरिन नामक वैज्ञानिक ने 1929 ईस्वी में, ये आधुनिक थ्योरी है, इसको इन्होंने बताया। और 1929 ईस्वी में A.I. ओपरिन नामक वैज्ञानिक, रूसी वैज्ञानिक ने इस ओरिजिन ऑफ लाइफ के विषय में जो समझाया, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखकर समझाया था। और उस पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसको 1936 में प्रिस्क्राइब किया गया था। ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस पुस्तक को 1936 में प्रकाशित किया गया। और जो पुस्तक में इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ के विषय में बताया है, उसका नाम ही है ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक। और यही थ्योरी वैज्ञानिक मत के अनुसार मान्य है। इस थ्योरी के अनुसार इस पृथ्वी पर जो जीव की उत्पत्ति हुआ, उसको 8 चरणों में बांटा गया है। एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वें चरण में बांटा गया है इसको। ये सब चरण हैं। 8वें चरण में बांटा गया है ये। अब थोड़ा सा इस पहले चरण पर आते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। यह पृथ्वी जानते हैं कि जब इसका उद्भव हुआ तो ये बहुत गर्म थी। और जब गर्म थी तो गैसीय अवस्था में थी। और धीरे धीरे जब वो ठंडा होने लगी पृथ्वी, जब माहौल बनने लगा जीव की स्थिति का, तभी से यहाँ बताना जरूरी होता है। तो ये जो है, जब ठंडा होने लगी ये पृथ्वी, जब यह पृथ्वी ठंडा होने लगी, तो इसमें परमाण्विक दशा आई। परमाण्विक दशा यानी परमाणु की स्थिति आई इसमें, तत्वों के। और इसमें अधिकतर जो तत्वों के परमाणु जो गैसीय, पृथ्वी के गैसीय अवस्था में थे, वो थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये मुख्यतः जो है ये सब तत्व थे इसमें। और इन तत्वों, जो तत्व हैं, इन तत्वों के अलावा कुछ भारी धातुएं भी के परमाणु इसमें आए। ये परमाण्विक दशा के अनुसार पहला चरण था। और पहले चरण में बहुत दिन जब कुछ बीत गए,
तो भारी तत्व जो थे वो पृथ्वी के क्रोड में आने लगे। बिल्कुल पृथ्वी गेंद की तरह गोल है, तो जो भारी तत्व थे वो पृथ्वी के क्रोड में बीच में आने लगे। कुछ जो हल्के तत्व थे वह तत्व जो है पृथ्वी के परिधि के क्षेत्रों में आने लगे, एडजस्ट होने लगे। और जो बिल्कुल हल्के तत्व थे, जैसे ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, गैसीय अवस्था में आज भी, ये तो गैस है, ये पृथ्वी का आदि वायुमंडल बनाए ये सब। तो ये पृथ्वी का जो क्रूड था, इसमें भारी तत्व जैसे निकिल है, कॉपर है, ये सब तत्व, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, ये फिर इसके बाद ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब जितने तत्व है, हाइड्रोजन है, ये सब पृथ्वी के वायुमंडल में आ गए। और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर के पृथ्वी का वायुमंडल बनाए ये। आज जानते हैं पृथ्वी का वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, इसमें 0.93% आर्गन, 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें, अक्रिय गैसें, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, कहीं कहीं जहाँ भूकंप आता है रेडॉन गैसें बन जाती हैं। ये सब अक्रिय गैसें पृथ्वी को वायुमंडल में आजकल ये सब सारी चीज़ें जो मिलती हैं ये, तो ये पृथ्वी का वायुमंडल बना। तो ये परमाणविक दशा में, ये पहले चरण में आपको पृथ्वी की दशा मिलती है। ये सब इसके एटम थे, परमाणु थे, नवजात परमाणु थे, ये कोई यौगिक दशा में नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब कुछ समय बीत गया, कुछ समय का मतलब आप ये ना समझिए 100 वर्ष 2 वर्ष, कई हजार वर्षों का रिकॉर्ड है। कई हजार वर्ष जब बीत गए तो उसके बाद धीरे धीरे, ये बहुत ग्रेजुअली है, इसको वैज्ञानिक इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को केमिकल इवोल्यूशन का नाम देते हैं। ये रासायनिक विकास से हुआ है। पहले रसायनों का विकास हुआ, तब धीरे धीरे जीव बने हैं, जीव शरीर बनी है इस पर। तो इसकी दशा ये है कि ये परमाणुविक दशा में पहले आए। अब जानते हैं आप लोग कि परमाणुओं से अणु बनता है। तो जब दूसरा चरण आया तो इसमें आणविक स्थिति आई, आणविक स्थिति आई और कुछ अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ ये पृथ्वी पर। और ये परमाणु मिल करके अणु बनाने लगे। अणु बनाने लगे तो आणविक दशा आई। आणविक दशा जब आई तो उसमें क्या किए कि तत्वों के परमाणु जुड़ने लगे एक दूसरे से। आज आप लोग जानते हैं कैसे जुड़ते हैं, उसी के लिए तो आप पढ़ते हैं एक चैप्टर विद्युत संयोजक बंध, सह संयोजक बंध, उप सह संयोजक बंध। ये जो तत्व आपस में जुड़ करके यौगिक बनाते हैं, यही तो चैप्टर है कि कैसे बनाते हैं, कैसे जुड़ते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनों का लेन देन है, साझा है, कैसे एक किसी दूसरे को देता है, एक नहीं देता है, उप सह संयोजक बंध, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो इस तरह से जो है ये आणविक दशा आई। तो इसमें हुआ क्या, इस पृथ्वी के वायुमंडल में ये आणविक दशा आई। तो पृथ्वी के वायुमंडल में हुआ क्या कि जब आणविक दशा आई तो इस दशा में हाइड्रोजन लगभग 90% हो गए पृथ्वी के हिस्से में, हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी हो गए, कार्बन लेकिन बहुत कम मात्रा में। अब ये दूसरी चरण में हुआ क्या कि हाइड्रोजन की अधिकता के कारण पूरा यह वायुमंडल का जो स्थिति है पृथ्वी का, वह अपचायक हो गई, ऑक्सीकृत नहीं, अपचायक
रिड्यूसिंग माहौल आ गया इसमें, ये हाइड्रोजन की या अधिकता के कारण रिड्यूसिंग माहौल आ गया। और रिड्यूसिंग माहौल जब आ गया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 परमाणु एक साथ मिल गए ये, और फिर ऑक्सीजन के नवजात जो अणु थे ये मिल गए और जल बना लिए ये। और जब पृथ्वी के वायुमंडल में पूरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके जब जल बन गया तो पूरा वायुमंडल से पृथ्वी के वायुमंडल से पूरा ऑक्सीजन समाप्त हो गया। और पूरा ऑक्सीजन समाप्त हो गया और माहौल जो है अपचायक का हो गया। अगर पृथ्वी के दूसरे चरण में यदि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का पूरा संयोग नहीं होता, अपचायक माहौल नहीं होता, तो पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। आज ऑक्सीकृत स्थित है पृथ्वी के वायुमंडल में, और सारी जितनी वस्तुएं देखते हैं, जीव जंतु चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, ये सब विनाशकारी स्थिति में हैं, सब नष्टवान हैं ऑक्सीकृत स्थिति के कारण। और यदि अपचायक स्थिति वायुमंडल की हो जाएगी तो कोई भी वस्तु नष्ट होगी ही नहीं। तो वायुमंडल उस समय का अपचायक जब हो गया तभी ये जीव की उत्पत्ति का सहारा मिला कि कोई भी चीज जो बनता गया वो कई हजार वर्षों तक बिगड़ता नहीं, वो नष्ट नहीं हुआ, उसमें परिवर्तन होता गया। परिवर्तन होते होते ही जीव बना है। कैसे बना इसी को बताना है आगे आपको। तो ये जो है अकार्बनिक, ये कुछ ये आपको जब जल बन गया तो अकार्बनिक यौगिक बने जल, और फिर ये अमोनिया NH3 कहीं नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ गया तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में ये आपका जल और अमोनिया ये सब अकार्बनिक स्थिति में आ गए ये दूसरे चरण में। जब तीसरा चरण शुरू हुआ जीव की उत्पत्ति का, तो ये तो वायुमंडल में ही थे ही। तीसरा जब चरण शुरू हुआ तो इसमें कार्बनिक पदार्थ बने, इसमें जो है ये कार्बनिक पदार्थ बने। तीसरे चरण में कार्बनिक पदार्थ बने इसमें, और कार्बनिक पदार्थों का बनना तीसरा चरण है पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के विषय में। ये कार्बनिक यौगिक बने इसमें। अकार्बनिक यौगिक जो पहला बना वह था CH4, मीथेन बना है ये सबसे पहले इस पृथ्वी पर कार्बनिक यौगिक, ये मीथेन बना है। और मीथेन जो बना ये कार्बनिक यौगिक, ये कैसे बना? ये मीथेन बना ना, ये आपको ये NH3 जो अमोनिया थी ये भी बनी थी, फिर अमोनिया बना। ये कार्बनिक यौगिक बना जो तीसरे चरण में, ये आपको नाइट्राइड टूट गया, नाइट्राइड हुआ, फिर कुछ और टूट गए तत्व, कार्बाइड हुआ। और नाइट्रोजन जब कार्बाइड पर जब जल वाष्प जो निकलता था पृथ्वी के गर्भ से, सब जैसे वो जो भूगर्भ से निकलता है ज्वालामुखी वगैरह, उस तरह से बाहर जब फेंकता था तो जल वाष्प से क्रिया कार्बाइड से कर करके ये मीथेन बन गया। ये नाइट्रोजन की जो क्रियाएं थी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिल करके फिर यह अमोनिया बना। और इस अमोनिया से ये और इनसे ये सब बन गए। अब मुख्यतः जो चीजें बनी ये आपके अमोनिया से और फिर ये अमोनिया से और फिर ये CH4 से, ये सब मिल करके फिर ये सब मिल गए, जुड़ गए। फिर आज जुड़ते गए, आज जुड़ने के बाद फिर आपको बनाए
आपको अमीनो एसिड, फिर इसके बाद आपको ये फैटी एसिड, प्यूरिन, पिरिमिडीन, ये सब सारी चीज़ें जो जीव पदार्थ के लिए अनिवार्य होता है, इन तत्वों का निर्माण हुआ। अब देखिए, ये जब कार्बनिक तत्वों से NH3 H2O CH4 ये इन सब से मिलकर यह यौगिक कैसे बना, ये सब जीव पदार्थ वाले अमीनो एसिड, प्यूरिन और सारी चीज़ें ये कैसे बनी, इनको जो है इन तीनों से कैसे वो बना, इसके लिए एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था स्टैनले मिलर। और स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया और प्रयोग करके बताया कि हाइड्रोजन से, अमोनिया से, मीथेन से, ये सब मिल करके सरल शर्कराएं, फैटी एसिड, अमीनो अम्ल, सरल अमीनो अम्ल, ग्लाइसिन, एलाइनिन, ये सब सरल अमीनो एसिड हैं। अमीनो एसिड बने और अमीनो एसिड के बाद प्यूरिन, पिरिमिडीन जो डीएनए आरएनए को बनाते हैं, इनका निर्माण हुआ। ये सब तीसरे चरण की बात है, स्टैनले मिलर ने प्रयोग करके सिद्ध करके इसको बताया था। तीसरे चरण में। अब आइए चौथे चरण में हम आते हैं। जब हम चौथे चरण में आते हैं तो जो ये स्ट्रक्चर ये बना था, ये सब ये ऐसे नहीं बना था बच्चे। ये जो स्ट्रक्चर जितना इनसे जीव पदार्थ जो बने, इन अमोनिया और हाइड्रोजन और इनसे इस तरह से नहीं बने थे। ये इसमें बहुत लंबी समय तक जब जल बन गया वायुमंडल में तो उसका संघनन हुआ, और संघनन हुआ तो बहुत ज़्यादा कई हजार वर्षों तक लगातार उसमें बादल बना, फिर वर्षा हुई, और वर्षा होने के बाद फिर वर्षा होती थी। इतना ज़्यादा टेम्परेचर था इस पृथ्वी का कि जो ही ऊपर से वर्षा होकर आती थी, बिजली तड़पती थी, गरज चमक, बहुत घनघोर वर्षा होती थी, कई महीनों वर्षों तक वर्षा होती रह जाती थी। लेकिन पृथ्वी पर जो ही ये वर्षा आती थी तो इतना तापमान था कि इस तापमान के कारण बिल्कुल वाष्प के रूप में यह हो करके फिर ऊपर चली जाती थी वायुमंडल में। ऐसे कई हजार वर्षों तक लगातार जब होता रहा, जब पृथ्वी कुछ ठंडा हुई और पृथ्वी का तापमान जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो तब जाकर के पृथ्वी पर अब यह जल टिकने लगा। अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इतना ज़्यादा वर्षा हुई कि टिकना शुरू हुआ, और जब टिकना शुरू हुआ तो टिकते टिकते जब टिक गया, जब जल पृथ्वी को ठंडा करता गया, और टिकते टिकते जब टिक गया तो पृथ्वी गेंद की तरह गोल है, ये पूरी पृथ्वी पूरी जल से भर गई। और जल से जब भर गई पूरी पृथ्वी, तो जो जल से भर गई उसको आदि सागर कहा गया। आदि सागर। इसको आदि सागर कहा गया। आदि सागर, सागर, प्रिमेटिव सी, प्रिमेटिव सी कहा गया, ये आदि सागर। और यह आदि सागर के जल में प्रोटीन के बने हुए, इस आदि सागर के जल में प्रोटीन के बने हुए छोटे छोटे वायु के बुलबुले ऐसे दिखते थे। ये आदि सागर में, ये आदि सागर में।
और इसको वैज्ञानिक कोसरवेटस का नाम देते हैं, कोसरवेटस। एक वैज्ञानिक माइक्रोस्फीयर कहा इसको, माइक्रोस्फीयर कहा इन बूंदों को। आज सागर में ये बूंदें, आज सागर में यह बूंदें बनी। चौथे चरण की बात है ये बच्चे, चौथे चरण की। आज सागर में ये बूंदें बनी। ये आप लोग सिस्टमेटिक रहिए बच्चे, इसको तभी आपको समझ में आएगा। आप सिस्टमेटिक रहिए, बात को ध्यान में रखिए, तब समझ में आएगी बातें मेरी। तो ये जो है, ये आज सागर में ये बूंदें बनी, प्रोटीन से बनी हुई, प्रोटीनस मटेरियल से, इसको कोसरवेटस कहा गया। और यह बूंदें जो बन जाती थी वो नष्ट नहीं होती थी, मैंने बताया ना। इसलिए नष्ट नहीं होती थी कि माहौल अपचायक था, रिड्यूसिंग वायुमंडल था, ऑक्सीकृत नहीं था। एक सवाल आता है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी के वायुमंडल में क्या नहीं था? इसका उत्तर ऑक्सीजन ही है। लेकिन कभी अगर पढ़े नहीं हैं आप तो ऑक्सीजन पर टिक लगा ही नहीं सकते आप दूसरे पर टिक लगाएंगे लेकिन ऑक्सीजन पर कभी नहीं लगा सकते। 100% लोग गलत करते हैं इसको। जी, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय इस पृथ्वी के वायुमंडल में कौन तत्व नहीं था? और उत्तर इसका होता है ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन था ही नहीं। अगर पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन रहता तो जीवन की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर होती ही नहीं। रिड्यूसिंग माहौल था उस समय, कुछ भी बन जाता था, कहीं भी नष्ट होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है उसमें, रिड्यूसिंग माहौल में। ऑक्सीकृत माहौल है आज इसमें संसार की, अभी बताएंगे, संसार की वस्तुएं विनाशकारी स्थिति में हैं। तो ये जो है कोसरवेटस बन गया आज सागर में, और यह कोसरवेटस जो है कई हजार वर्षों तक यह भी पड़ा रह गया आज सागर में। इसके बाद एक 5वां चरण आता है इसका, और 5वें चरण में आपको इस कोसरवेटस में परिवर्तन आया। 5वें चरण का है, इसमें प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति, प्रारंभिक जीव बने 5वें चरण में। और यह कैसे बने? यह कोसरवेटस जो है, कुछ जो प्यूरिन थे, पिरिमिडीन थे, जिससे डीएनए आरएनए बनता है। तो डीएनए पहले नहीं बना है। वैज्ञानिक मत है कि पहले डीएनए नहीं आया, पहले आरएनए आया है। ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती हैं किताबों में। पहले डीएनए नहीं बना है, पहले आरएनए बना है। आरएनए के साथ एंजाइम भी बनी है। एंजाइम को आप जानते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन की बनी होती हैं। और जब प्रोटीन बनती हैं तो उसमें आरएनए की भूमिका होती है, तब प्रोटीन बनता है। तो पहले प्रोटीन बना कि पहले आरएनए, पूरा क्लियर नहीं है लेकिन अधिकतर माना जाता है कि पहले प्रोटीन बना। और प्रोटीन कैसे बना, पूरी विधिवत तो इसकी जानकारी है ही नहीं किसी को, लेकिन यह है कि यहाँ माना जाता है कि पहले प्रोटीन के तो बने थे। इसके बाद प्यूरिन, पिरिमिडीन, डीएनए, आरएनए के खंड बने, जीन बने। और एंजाइम की उत्प्रेरक की सहायता से यह कोसरवेटस जो है, कोसरवेटस के अंदर आरएनए आइए एक खोल चढ़ गई ये प्रोटीन की, और यह प्रोटीन की खोल चढ़ गई तो इससे प्रारंभिक जीव बने। और जो प्रारंभिक जीव बना है वह आज के वायरस जैसी संरचना था। वायरस जैसी संरचना है प्रारंभिक जीव का। पृथ्वी पर प्रारंभिक जीव की जो उत्पत्ति हुई है वह वायरस जैसी संरचना में हुई है। और वायरस जैसी जो संरचना में हुई है,
यह आज के लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले की बात है। आज के लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जो प्रारंभिक जीव बने वह वायरस जैसी संरचना में थे और इनका स्वभाव था परपोषी और वायु अजीवी। इनका ये जो स्वभाव था इन जीव का परपोषी और वायु अजीवी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक एनएरोबिक। ये तो प्रारंभिक जीव कैसे थे पृथ्वी पर? जो सबसे पहला जीव बना वह वायरस स्ट्रक्चर में था। और कैसा उसका लक्षण था? उसका लक्षण क्या था? परपोषी और वायु अजीवी, हेट्रोट्रॉफिक एनएरोबिक। ये बीटीसी में एक बार सवाल पूछा था कि प्रारंभिक जीव थे पहला वायु अजीवी स्वपोषी, वायु अजीवी परपोषी हैं, वायु जीवी स्वपोषी, वायु अजीवी स्वपोषी, इस तरह से। तो इसमें होगा परपोषी और वायु अजीवी, परपोषी और वायु अजीवी। हेट्रोट्रॉफिक एनएरोबिक था। तो ये जीव जो है पृथ्वी पर बने। आज जो वैज्ञानिक मत के अनुसार है पृथ्वी पर पहले जीव की उत्पत्ति वायरस जैसे हुआ, प्रारंभिक जीव बना। 5वें चरण की बात है। इसका स्वभाव था परपोषी और वायु अजीवी। यह था प्री कैम्ब्रियन काल में बना था। प्री कैम्ब्रियन काल में पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई थी, महाकाल में। अब देखिए ये जो 5वें चरण की है प्रारंभिक जीव की उत्पत्ति। उसके बाद आते हैं ये 6वें चरण में। हम 6वें चरण में कुछ परिवर्तन हुआ और परिवर्तन हो करके कोशारूपी जीव की उत्पत्ति हुई। ये कोशारूपी, और कोशारूपी जीव की जो उत्पत्ति हुई तो इन्हीं वायरस जैसे जो ये कोसरबेटस से वायरस जैसी संरचना हुई। फिर इसके बाद इन पर मेम्ब्रेन चढ़ने लगी, कोशिका बन गई और कोशिका बन करके कोशारूपी जीव हुआ जो आदि बैक्टीरिया बैक्टीरियम की आपको जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म जो बैक्टीरिया में सबसे पुरानी बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरियम जैसे जीव बना। और इसमें इसका जो यू बैक्टीरियम जैसे जीव बना तो एक सामान्य बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया देखते हैं उससे भी सामान्य सबसे सरल बैक्टीरिया, इसके जीवाश्म मिले हैं। और इसी आधार पर इसको डिक्लेयर किया है सबसे सरल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में आए। इसमें जो आपको सेल पढ़ाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लाइसोसोम, ये सारी रचनाओं का अभाव होता है। और इस तरह से जीव बना। यह जीव आदि बैक्टीरिया कहलाती हैं। ये इसको आदि बैक्टीरिया कहा जाता है। आदि बैक्टीरिया, आदि जीवाणु कहा जाता है इसका नाम, यू बैक्टीरियम। फिर ये बैक्टीरियम जो है, ये बैक्टीरिया जो है ये भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं थी 6वें चरण में।
और ये बैक्टीरियल जैसे जीव कई हजार वर्षों तक वैसे ही आदि सागर में पड़े रहे और कई हजार वर्षों तक वैसे आदि सागर में यह जीव पड़े रहे। आज जीव इसके पड़ने के बाद ये फिर इसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली परिवर्तन हुआ। और जब ग्रेजुअली परिवर्तन हुआ तो ये इस 7वें चरण में प्रोकैरियोटिक जीव आए। प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव आए। जीव तो ये प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो जीव आए, इसमें क्या हुआ, ये कैसे जीव बने? तो बैक्टीरिया थी और परपोषी स्वभाव था। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसी आदि सागर में जो यू बैक्टीरियम थी, ये यू बैक्टीरियम के अंदर अचानक मैग्नीशियम आयन आया, नाइट्रोजन की रिंग आई और मैग्नीशियम आयन और नाइट्रोजन की रिंग, ये मैग्नीशियम आयन और नाइट्रोजन की रिंग, ये यू बैक्टीरियम में ये नाइट्रोजन की रिंग बन गया और रिंग बन के इसका निर्माण हो गया क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का, और जब क्लोरोफिल का निर्माण हो गया इस आदि बैक्टीरिया में, 60वें चरण में आदि बैक्टीरिया में, ये जब इसका निर्माण हो गया तो उसके बाद ये प्रोकैरियोटिक जीव बने। और प्रोकैरियोटिक जो जीव बने 7वें चरण में, ये प्रोकैरियोटिक जीव अब स्वपोषी हुए। स्वपोषी हुए। और स्वपोषी हुए। और कौन जीव थे? आज भी ये जीव हैं, यह समुद्रों में ये जीव हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, इनका नाम है क्लोरोबियम रोडोस्पाइरूलम। फिर इसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल, ये भी स्वपोषी होते हैं। ये आए जो बैक्टीरिया का नाम बताए हैं क्लोरोबियम रोडोस्पाइरूलम, ये सब बैक्टीरिया ये सब स्वपोषी हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहलाती हैं। ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जीवों का उद्भव हुआ। ये प्रोकैरियोटिक हैं लेकिन फिर भी ये स्वपोषी हैं। तो ये स्वपोषी जीवों का उद्भव हुआ और पूरे आदि सागर में ये पूरा भर गया। और जब आदि सागर में भर गया, बस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्वपोषी जब हो गए, जब इसमें बैक्टीरियल, जब इसमें क्लोरोफिल आ गया ये, तो ये अब लगे श्वसन क्रिया करने समुद्रों में। और जब श्वसन क्रिया करने लगे तो श्वसन क्रिया के कारण ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हुआ और यह ऑक्सीजन निकल करके पूरे वायुमंडल में आया। और वायुमंडल में इसकी इतनी अधिकता हो गई कि ऑक्सीजन ऊपर की ओर अपना चढ़ते हुए पहुंचा और जा करके यहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर पर, ये पृथ्वी स्थल से जा करके ऑक्सीजन के जो अणु थे वह टूट करके एक एक, दो दो, तीन तीन अणु ऑक्सीजन के, ये टूट करके, ये ऑक्सीजन के तीन तीन अणु टूट करके ये ओजोन बना लिए। ये पृथ्वी के चारों ओर पूरी ओजोन परत बन गई। ये चारों तरफ से ये पूरी ओजोन बन गई। ये जब ओजोन बन गई तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को इन्होंने रोक दिया। पहले तो आती थी, और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक दिया, तो तब आदि सागर में जो जीव बने वो जीव का निकलना आरंभ हुआ। ओजोन परत जब तक नहीं थी, अगर कोई जीव पृथ्वी के
पृथ्वी के आदि वायुमंडल में मिला, आदि सागर में बना, तो आज सागर से निकल करके बाहर आता गया, मरता गया, कई हजार वर्षों तक का अधिकार टूट गया ये। और उसके बाद जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत हो गई, बन गई, अभी है ओजोन परत, तो ये जितने चमड़े वाले जीव हैं इसको कैंसर नहीं होता था, आइए जो जीव निकल के बाहर आने लगे। आज जो जीव उसमें बने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से फिर आगे डेवलप में 8वें चरण में वह यूकैरियोटिक जीव बने। यूकैरियोटिक, हम लोग यूकैरियोटिक जीव में ही आते हैं। बैक्टीरिया है, नीलहरी शैवाल है, ये प्रोकैरियोट में आता है। हाँ, हम लोग जितनी जीव जाती हैं, जितना पेड़ पौधे देखते हैं, सब यूकैरियोटिक हैं ये। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बना, और यूकैरियोटिक जब जीव बने, पहले तो जो जीव जातियाँ जो थे एक कोशिकीय थी, यूकैरियोटिक हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लेना है, आज भी मिलते हैं, आज भी है। तो ये सूक्ष्म जीव बने एक कोशिकी, और एक कोशिकी जब सूक्ष्म जीव ये बन गए, तो बनने के बाद आगे ये पृथ्वी पर आए, इनका डेवलपमेंट होने लगा, इनका डेवलपमेंट होने लगा, विकास होने लगा। इन जातियों से फिर इसमें वेरिएशन उत्पन्न हुआ, विभिन्नताएं उत्पन्न हुई, और यह विभिन्नताएं उत्पन्न होते होते विभिन्न प्रकार की जीव जातियों में नई नई जातियों में पंडित होते गए। जो नई नई जातियों में, विभिन्न जातियों में जो पंडित होते गए, नई नई जातियां बनी, इन्हीं को इस बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं जैव विकास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के दौरान क्रमशः ये जातियों का डेवलपमेंट हुआ है, जो निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की ओर हैं, जो निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की ओर हैं। इनके फाइलम है अध्ययन करने का, फाइलम प्रोटोजोआ, उसके बाद पोरीफेरा, उसके बाद नाइडेरिया हैं, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थिस, उसके बाद एस्के हेल्मेंसिस, इसके बाद एनिलिडा, इसके बाद मोलस्का, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, और सबसे ऊपर है कार्डेटा। ये निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणियों की ओर हम लोग कार्डेटा में ही आते हैं। निम्न श्रेणी जो सबसे है वो अमीबा आता है। तो अमीबा से लेकर के जितने 10 फाइलम बताएं, इसमें डेवलपमेंट होता गया। पृथ्वी पर यह जीव जातियाँ धीरे धीरे बनती गईं, बन करके पूरी पृथ्वी इस जंतुओं से भर गई। इस तरह से पृथ्वी पर जीव का उत्पत्ति हुआ है, और इसका ऐसे ऐसे विकास होता चला गया। पौधों में भी विकास हुआ है। पौधों में है ब्लू ग्रीन एल्गी जो लिखे हैं आपको, ये सबसे पुराना, सबसे पौधे की ये श्रेणी में आता है ये। और जो बैक्टीरिया आपको प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया बताएं, सबसे प्रिमेटिव हैं, पुरानी हैं। और इसमें भी पौधों में जो अध्ययन किया जाता है, उसमें भी निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की ओर पौधों का अध्ययन किया जाता है। पहले तो हम एल्गी का करते हैं, शैवालों का, उसके बाद बैक्टीरिया का करते हैं। जैसे उद्भव हुआ है उसी तरह से इसमें भी है। जैसे हम उद्भव आपको बताएं, ठीक उसी तरह से कंडीशन में है। पहले शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद कॉकों का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद ब्रैफाइटा का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म का अध्ययन किया जाता है, और उसके बाद एंजियोस्पर्म का अध्ययन किया जाता है। और एंजियोस्पर्म के पौधों में ही आपको पूरा अंग मिलता है आज। वो यह भी निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की ओर हैं। सबसे जो लास्ट वाला नाम बताए, सबसे नीचे आपको शैवाल बताएं एल्गी, और सबसे ऊपर जो आपको बताए हैं ये है एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी कहते हैं। ये जो आपको पेड़ पौधे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, सब एंजियोस्पर्म के पौधे हैं। इनमें पूर्णतः अंग मिलता है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, ये सब मिलता है। रूट, स्टेम, लिप्स, फ्रूट, सीड, फ्लावर, ये सब मिलता है। इस तरह से ये पृथ्वी जो है ये पूरे जीव जातियों से ये भर गई डेवलपमेंट करके।
ये जो आपको मैं बताया हूँ पौधे वाला और जंतु वाला, ये सब जैव विकास के दौरान ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन जो शुरू से अंत ले मैं आपके चरणों के विषय में बताए हैं, इसके 8 चरण के विषय में, इसको ध्यान से रखेंगे, इसको समझेंगे तो आपको धीरे धीरे ये सब नॉलेज में आ जाता है। तो बच्चे, ये आपका हमें चैप्टर जो पढ़ा रहे थे, इसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। ये आपको वीडियो कैसे लगा? इस वीडियो को बच्चे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप इसको और ध्यान में रखेंगे इसको, ये सारी चीज़ों को। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे सबको, और इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद बच्चे, जय हिंद।